हेलो एवरीवन, वेलकम टू रतलाम नर्सिंग कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे पीएनएसटी, एम्स बीएससी नर्सिंग और पीवीएफटी, एनएमटीएसटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेनेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक्स के बारे में देखा था, जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड ग्रोथ के बारे में देखा था। देन उसके बाद में हमने पढ़ा था जीन इंटरेक्शन। हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, जो की पॉइंट्स रहेंगे एनसीईआरटी के, और कंप्लीट डिटेल्स के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो देखा था जीन इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जो जीन इंटरेक्शन जो है, ये जीन इंटरेक्शन कितने प्रकार का होता है? बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है एक जीन अंतराजीनी या फिर एलेलिक अंतरक्रिया, और एक हमने देखा था दो जीन अंतराजीनी या फिर नॉन एलेलिक अंतरक्रिया, जिसमें हमने देखा था एक जीनीय जो है, इसके जो उदाहरण देखे थे, जिसमें अपन ने देखा था एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक देखा था कोडोमिनेंस, एक देखा था मल्टीपल एलिल, और एक था प्लियोट्रोपिक जीन, और एक देखा था हमने इधर दो जीन अंतरजीनी जो था, नॉन एलिलिक अंतरक्रिया जो है, इसके अंदर अपन ने देखा था पूरक जीन जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं, और एक देखा था प्रबलता जिसे हम एपिस्टेसिस कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर सिर्फ इनके नाम देखे थे, हम देख रहे हैं अब इनकी डिटेल्स वन बाय वन। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील, प्लियोट्रोपिक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और एपिस्टेसिस, ये होते क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे, इनकी कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे आज, ये सब चीजें होती क्या है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, अपूर्ण अपूर्ण प्रभावितता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, चलिए करते शुरू। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सबसे पहली जो एनसीईआरटी की लाइन है, बोले क्या है? मोनोजेनिक मात्रात्मक वंशागति। क्या है ये? मोनोजेनिक मात्रात्मक वंशागति कहते हैं इसे। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसे मोनोजेनिक मात्रात्मक वंशागति कहते हैं। यह मेंडल के प्रभावितता के नियम का अपवाद है। किसके? मेंडल का जो नियम है, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और एक और देखा था हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इसमें जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका जो एक्सेप्शन, मेंडल के जो प्रभावितता का जो नियम है, इस प्रभावितता के नियम का जो अपवाद है वो है क्या? अपूर्ण प्रभावितता। क्या है? अपूर्ण प्रभावितता। इस अंतरक्रिया में प्रभावी एलील अप्रभावी एलील पर पूर्णतः प्रभावी नहीं होते। जैसे अपन ने वहां पर देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोल रहा था? बोले वहां पर ये बता रहा था कि जो प्रभावी एलील रहते हैं वो पूर्णतः क्या अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी क्या था? एक एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था? बोले प्रभावी एलील जो है, ये प्रभावी एलील क्या नहीं करते? बोले अप्रभावी एलील पर पूर्णतः अपना प्रभाव नहीं दिखाते। बोले पूरी तरह से अपना जो इफेक्ट है वो पूरी तरह से अपना इफेक्ट नहीं दिखाते। इसलिए विषम युग्मज अवस्था में एक मध्यवर्ती फिनोटाइप उत्पन्न होता है। इसलिए F1 पीढ़ी किसी भी पैतृक से समानता नहीं दर्शाती। देखो अपन अगर एक बार देखें तो अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं F1 जनरेशन, जिसमें अपन लेते हैं प्लांट की जो लेंथ है, जो मटर के पौधे की जो लेंथ है, लंबाई के बारे में अपन देख लेते हैं एक बार, है ना। लेंथ के बारे में देखते हैं अपन, जिसमें अपन F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण करवाते हैं। तो इसमें जब कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों मिलते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब F1 जनरेशन के जो संततियां रहेगी, जो F1 जनरेशन रहेगी, ये F1 जनरेशन पेरेंट्स से किसी भी प्रकार से मिलती जुलती नहीं रहेगी, मतलब पूरी तरह से क्या रहेगी? अलग रहेगी। इसलिए F1 पीढ़ी में किसी भी पैतृक से समानता नहीं दर्शाते हैं। बोले देखो दोनों पैतृक से, बोले ये डोमिनेंट है, बोले ये प्योर डोमिनेंट, प्योर टॉल है, और ये है इम्प्योर, सॉरी ये भी क्या है? प्योर ड्वार्फ है। और यहाँ पर जो अपने को मिले, बोले इसमें एक एलील जो है वो टॉल है और एक एलील जो है वो कैसा है? ड्वार्फ है। ठीक है, इस वंशागति में फिनोटाइपिक तथा जीनोटाइपिक अनुपात समान प्राप्त होते हैं। बोले यहाँ पर जो अपने को फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है, फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो जो है वो दोनों ही कैसे मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? दोनों अपने को इक्वल मिलेंगे। बोले ये वंशागति कार्ल कोरेंस द्वारा मिराबिलिस जलापा, फोर ओक लोक प्लांट और गुल ए बीन्स में पुष्प के रंग में खोजी गई थी। बोले इसको देखा था किसने? कार्ल कोरेंस ने। किसने देखा था? कार्ल कोरेंस ने। बोले कार्ल कोरेंस ने किसके अंदर रिसर्च करी थी? बोले मिराबिलिस जलापा में। किसमें रिसर्च करी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पीएनएसटी, पीवीएफटी और एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना सभी, कि जो कार्ल कोरेंस है, कार्ल कोरेंस ने रिसर्च करी जिसमें मिराबिलिस जलापा, फोर ओक लोक प्लांट या फिर गुल ए
बीन्स के पुष्प के रंग में खोजी गई थी, जिसे अब क्या दिया था नाम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या नाम दिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर है सभी को, ठीक है। मीराबिलिस जलापा जो है, मीराबिलिस जलापा कौन से किंगडम से, बोले कौन से किंगडम से, बोले ये प्लांटी, कौन से, PL प्लांट, ठीक है। और कौन सी फैमिली से, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, बोले मीराबिलिस जलापा जो है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, निक्टेजिनेसिया। कौन सी फैमिली से, निक्टेजिनेसिया फैमिली से ये बिलोंग करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले कहां पर देखा गया, सबसे पहले कहां पर रिकॉर्ड किया गया था, प्लांट में रिकॉर्ड किया गया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है इसको सबसे पहले कहां पर देखा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले कहां देखा गया, प्लांट में देखा गया। कहां पर देखा गया, प्लांट में। फर्स्ट डिस्कवर जो हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो कहां पर हुआ था, प्लांट में हुआ था। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे दे रखा है मीराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट या फिर गुले बिन के पुष्प के रंग। जैसे यहां पर इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इन्होंने बताया कि रेड कलर के पुष्प को सफेद कलर के पुष्प से संकरण करवाया जाता है, तो F1 पीढ़ी के जितने भी पुष्प रहेंगे वो सभी कैसे रहेंगे, गुलाबी रहेंगे। कैसे रहेंगे, गुलाबी रहेंगे, ठीक है। और इनमें वापस से क्या होगी, सेल्फिंग होगी, तो अब कौन सी जनरेशन बनेगी, बोले F2 जनरेशन बनेगी। कौन सी बनेगी, F2 जनरेशन बनेगी। जब F2 जनरेशन बनेगी तो इसमें एक पुष्प जो रहेगा वो कैसा रहेगा, रेड रहेगा, एक दो पुष्प कैसे रहेंगे, गुलाबी रहेंगे, और एक पुष्प कैसा रहेगा यहाँ पर, सफेद रहेगा। बोले ऐसी कंडीशन में, जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, 1:2:1 आएगा। और वहीं पर अगर अपन जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या आएगा, 1:2:1 आएगा, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो किस तरह से अपने को निकालना है, वहां पर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर बता रखी है, एक बार वहां पर जाकर के आप देख लेना, ठीक है। तो देखो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं कि जो प्योर रेड कलर के जो पुष्प हैं वो देखो कितने हैं, एक ही पुष्प है। बोले जो गुलाबी कलर के जो पुष्प हैं वो कितने हैं, बोले टोटल 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। और सफेद कलर के जो पुष्प हैं वो कितने हैं, 1 है। कितने हैं, 1 है। तो अपन ने यहां पर देखा कि जो फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 निकल करके आएगा। फिर इसके बाद में अपन देख रहे हैं क्या, जीनोटाइपिक रेशियो। क्या देख रहे हैं, जीनोटाइपिक रेशियो। बोले जीनोटाइपिक रेशियो में अपन देख रहे हैं कि प्योर रेड कितने, बोले प्योर रेड हमारे पास में एक ही पुष्प है। कितने पुष्प है, एक। बोले गुलाबी पुष्प कितने हैं, बोले जो ये कितने हैं, 2 हैं हमारे पास में। कितने, 2 हैं। देन उसके बाद में सफेद पुष्प कितने हैं, बोले प्योर व्हाइट जो है वो कितने हैं, बोले 1 है। तो यहाँ पर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों ही कैसे निकल करके आएंगे, इक्वल निकल करके आएंगे। समझ गए बात को, बढ़े आगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का समझ में आया, बढ़े आगे। जैसे एक और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, एंटीराइनम मेजूस। एंटीराइनम मेजूस या फिर स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर के पुष्प का रंग, है ना। देखो यहाँ पर भी सेम है, बोले रेड कलर का पुष्प बोले या सफेद कलर का पुष्प बोले, दोनों के बीच में संकरण कराएंगे तो कौन सा पुष्प प्राप्त होगा, F1 जनरेशन में सभी पुष्प जो रहेंगे वो कैसे मिलेंगे अपने को, गुलाबी रंग के मिलेंगे। देन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पर दे रखा है एंडेलुसियन फॉल। एंडेलुसियन फॉल में पंखों का जो रंग रहेगा वो कैसा रहेगा, बोले अगर ब्लैक कलर और सफेद कलर के दोनों फॉल को अगर संकरण करवाया जाए तो ऐसी परिस्थिति में अपने को सभी कैसे मिलेंगे, बोले सभी देखो नीले रंग के मिलते हैं। कैसे मिलते हैं अपने को, नीले रंग के मिलते हैं। अगर ब्लैक कलर के फॉल को और व्हाइट कलर के फॉल को क्रॉस करवाया जाए तो अपने कैसे मिलेंगे, बोले नीले कलर के जो है अपने को सारे फॉल मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, उद्यान मटर के बीज में स्टार्च कण का आकार। देखो एक ये भी है यहाँ पर, बोले बड़े आकार के कण जो रहेंगे, स्टार्च के कण, जिसमें क्या है, स्टार्च एंजाइम जो एंजाइम जो है स्टार्च ब्रीडिंग एंजाइम जो है वो यहाँ पर क्या है, बोले प्रेजेंट है। बोले स्टार्च ब्रीडिंग एंजाइम प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखो स्टार्च ब्रीडिंग एंजाइम जो है वो क्या है, अब्सेंट है। यहाँ पर क्या है, अब्सेंट है। तो ऐसी कंडीशन में जब क्रॉस करवाएंगे, देखो कैपिटल बी और स्मॉल बी का क्रॉस करवाएंगे तो मध्यम आकार के स्टार्च के कण मिलेंगे। कैसे मिलेंगे अपने को, मध्यम आकार के स्टार्च के कण मिलेंगे, ठीक है। तो ये किसके ऊपर था, उद्यान मटर के ऊपर था। किसके ऊपर था, उद्यान मटर के ऊपर था। देन आगे बढ़ते हैं अपन।
ठीक, कुछ और एग्जाम्पल हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक, करते हैं शुरू। जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट कॉल राउटर, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। कॉल राउटर, जर्मन साइंटिस्ट कॉल राउटर 1760 कब, कॉल राउटर ने लाल और सफेद रंग के जो कॉर्नेशन जो थे, सफेद रंग के, लाल और सफेद रंग के कॉर्नेशन के ऊपर खेती की। किसके ऊपर? लाल और सफेद रंग, है ना, रेड और व्हाइट कलर के पुष्प की क्या करी इसने? बोले खेती करी। तो इसने पाया इसमें, तो इसने देखा जिसमें उन्हें लाल रंग की संतान मिलने की उम्मीद थी। बोले इन्होंने देखा कि सारी जो संतान मिलने वाली है, बोले जब इन दोनों के बीच में संकरण करवाएंगे, जब इन दोनों के बीच में संकरण करवाएंगे तो उन्होंने सोचा कि मुझे अधिकतम जो संततियां मिलेगी वो सभी कैसी मिलेगी? बोले रेड कलर की मिलेगी। कैसी मिलेगी? रेड कलर की मिलेगी। लेकिन कोलराउटर ने पाया कि उनके फूलों में कोई भी एलील पूरी तरह से प्रभावी नहीं था और उन्होंने अपूर्ण प्रभाविता होने की अवधारणा की पहचान की। बोले कोलराउटर ने देखा कि जो कई फूल जो थे उनके फूलों में कोई भी एलील पूरी तरह से क्या प्रभावी नहीं था। बोले जितने भी यहाँ पर जो एलील थे वो सभी एलील कैसे नहीं थे? बोले एलील यहाँ पर कैसे नहीं थे? बोले प्रभावी नहीं थे। और उनको ऐसी परिस्थिति में जो सारे पुष्प हैं वो सारे पुष्प कैसे नहीं मिले? रेड कलर के सारे पुष्प नहीं मिल पाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया चिकन विद द ब्लू फेदर आर एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें ब्लैक और व्हाइट कलर की जो चिकन थी उसको क्रॉस करवाया था, तो देन उसके जो उसके जो फेदर्स जो थे वो कैसे कलर के मिले अपने को? ब्लू कलर के मिले ना। ऐसे ही खरगोश के बारे में भी एक एग्जाम्पल है ना, खरगोश का भी एक एग्जाम्पल है जिसमें जो अंगोरा जो खरगोश रहता है, अंगोरा खरगोश जो रहता है, इसका भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बोले इसमें भी दो तरह के खरगोश होते हैं, एक छोटे बाल वाले और एक छोटे बाल वाले रेक्स खरगोश रहते हैं, और एक जो अंगोरा खरगोश जो रहते हैं लंबे बाल वाले जो अंगोरा रहते हैं, और एक रहते हैं रेक्स जो छोटे बाल वाले रहते हैं, है ना। ये कैसे रहते हैं? ये रहते हैं बड़े बाल वाले, और ये जो रहते हैं कैसे रहते हैं? छोटे बाल वाले। ठीक है, जब इनके बीच में संकरण करवाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में अपने को कैसे मिलते हैं? बोले मध्यम बाल वाले अपने को मिलते हैं। ऐसे कुत्ते की पूंछ भी होती है, एक रहता है सीधी पूंछ वाला और एक रहता है कौन सी? एक रहता है कौन सी? सॉरी, कुत्ते के बाल एक रहते हैं सीधे बाल और एक रहते हैं घुंघरालू बाल वाले, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में अपने कौन से बाल वाले मिलते हैं? लहराते बाल वाले कुत्ते मिलते हैं ना, जैसे जो लेब्राडोर्स जो रहते हैं वो। ठीक है, कुत्ते की पूंछ के बारे में दे रखा है, लंबी और छोटी पूंछ के बारे में, है ना। गुलाबी स्नैपड्रैगन, बैंगन के फल का रंग, इंसानों के बाल, ये सारी चीजें एनसीईआरटी की लाइनें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, कुछ एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ध्यान देना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। लंबे बाल वाला अंगोरा खरगोश और छोटे बाल वाला जो रेक्स खरगोश रहता है, इन दोनों के बीच में संकरण करवाया जाता है तो मध्यम बाल वाले जो अपने को खरगोश दिखते हैं। कुत्ते की पूंछ जिसमें लंबी पूंछ वाले और छोटी पूंछ वाले जो रहते हैं, जिनमें मध्यम पूंछ प्राप्त होती है ना। कुछ ऐसे रहते हैं जो इनके बालों से संबंधित होते हैं, जिसमें एक के सीधे बाल रहते हैं और एक के घुंघरालू बाल रहते हैं, जिसमें अपने को लहराते हुए बाल मिलते हैं जो लेब्राडोर्स रहते हैं उनमें। ठीक है, और एक स्नैपड्रैगन का बता रखा है, स्नैपड्रैगन लास्ट अभी मैंने बताया आप लोगों को, है ना। बैंगन के फल का रंग, इंसानों के बालों का रंग। ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सभी एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। किसके एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल है। देन इसके बाद में अपन देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद में अपन देखते हैं को डोमिनेंस। क्या देख रहे हैं? को डोमिनेंस, जिसे अपन कहते हैं सप्रभाविता। क्या बोलते हैं? सप्रभाविता। तो शुरू करते हैं सप्रभाविता के बारे में। बोले मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद किसका? बोले जो मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है इसका अपवाद है। बोले इस प्रकार की अंतरक्रिया में विषम युग्मज अवस्था में दोनों एलील समान रूप से प्रभावी होते हैं। बोले वहां पर अपन ने देखा था कि विषम युग्मज अवस्था में ये अलग होते हैं, पर यहां पर अपन ने देखा कि विषम युग्मज अवस्था में भी दोनों एलील जो रहेंगे वो विषम युग्मज अवस्था में दोनों एलील जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? समान रूप से प्रभावी होते हैं और स्वतंत्र रूप से
अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते। बोले ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बोले स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाएंगे। विषम युग्मज अवस्था में मध्यवर्ती फिनोटाइप प्राप्त नहीं होता है। वहां पर अपने को कौन सा फिनोटाइप प्राप्त हो रहा था, बोले विषम युग्मज अवस्था में मध्यवर्ती फिनोटाइप प्राप्त हो रहा था, और यहाँ पर अपने को मध्यवर्ती फिनोटाइप प्राप्त नहीं होता है। इसलिए F1 पीढ़ी दोनों पैतृकों से समानता दर्शाती है। बोले इसलिए जो F1 पीढ़ी जो रहती है वो किससे समानता दर्शाती है, बोले अपने दोनों पैतृकों से समानता दर्शाती। इस प्रकार की वंशागति में समान फिनोटाइपिक तथा जीनोटाइपिक अनुपात उत्पन्न होते हैं। बोले इसमें भी जो फिनोटाइप और जो जीनोटाइप रेशो रहेंगे, फिनोटाइप रेशो और जो जीनोटाइप रेशो रहेंगे वो दोनों ही कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, लास्ट मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, वापस देख लेना एक बार। देखो यहां पर अपन ने देखा था कि विषम युग्मज अवस्था में एक मध्यवर्ती फिनोटाइप उत्पन्न होता है, इसलिए F1 पीढ़ी किसी भी पैतृकों से समानता नहीं दर्शाती है। लेकिन उधर कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है, बोले विषम युग्मज अवस्था में एक मध्यवर्ती फिनोटाइप नहीं दिख रहा है, बोले इस अंतरक्रिया में प्रभावी एलील अप्रभावी एलील पर पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, पर वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर कुछ डिफरेंशिएशन देखना एक बार। बोले यहाँ में क्या, यहाँ पर क्या क्या चीजों में परिवर्तन है, इधर ध्यान देना। बोले इस प्रकार की अंतरक्रिया में विषम युग्मज अवस्था में दोनों एलील समान रूप से कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं। बोले ऐसी अवस्था में क्या होता है, बोले इस प्रकार की अंतरक्रिया में विषम युग्मज अवस्था में जो दोनों एलील रहेंगे, विषम युग्मज अवस्था ध्यान रखना, जो विषम युग्मज अवस्था है, इस विषम युग्मज अवस्था में दोनों एलील जो रहेंगे वो कैसे समान रूप से कैसे रहेंगे, प्रभावी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। बोले विषम युग्मज अवस्था में मध्यवर्ती फिनोटाइप प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखना। बोले विषम युग्मज अवस्था में मध्यवर्ती फिनोटाइप प्राप्त नहीं होता है, किसमें, कोडोमिनेंस में। ठीक है, और F1 पीढ़ी में जो दोनों पैतृक रहेंगे वो अपनी क्या करेंगे, समानता दर्शाते हैं। बोले F1 पीढ़ी के जो दोनों पैतृक रहते हैं वो दोनों ही कैसे होते हैं, जो F1 पीढ़ी में जो F1 पीढ़ी जो रहेगी उसमें जो संततियां रहेगी वो दोनों पैतृकों से समानता दर्शाती है। इस प्रकार की वंशागति में समान फिनोटाइप और जीनोटाइप उत्पन्न होता है। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अपने पास दे रखा है केटल्स। केटल्स जो मवेशियों में जो कोट कलर जो रहता है, मवेशियों में कोट कलर, जैसे ब्लैक कलर और व्हाइट कलर को जब अपन ब्लैक कलर का जो केटल है और व्हाइट कलर का जो केटल है इन दोनों को मिलाएंगे, बोले B1 और B2 जब दोनों को मिलाएंगे तो B1 और B2 अपने को प्राप्त होता है। बोले ये रोन, बोले ये क्या है, बोले ये जो धब्बेदार जो रहता है, धब्बेदार जो रहता है, ठीक है। वापस से इनमें ये तो कौन सी है, इनकी F1 जनरेशन है, कौन सी है, F1 जनरेशन। जब F2 जनरेशन की ओर बढ़ते हैं तो F2 जनरेशन में अपन देखते हैं जो रोन जो है F1 जनरेशन के B1 और B2 और B1 और B2 जब इनके बीच में संकरण करवाया जाएगा तो एक तो रहेगा अपने को कौन सा, ब्लैक कलर का मिलेगा, दो अपने को कैसे मिलेंगे, रोन मिलेंगे धब्बेदार, और एक अपने को कैसा मिलेगा, सफेद मिलेगा। कैसा मिलेगा, सफेद। मतलब जो एक तो है ब्लैक अपने पास, एक है रोन, दो है रोन और एक है क्या, सफेद। तो फिनोटाइप रेशियो क्या निकल करके आया, 1:2:1 निकल करके आया। और वहीं पर अगर अपन जीनोटाइप को देखो B1 और B1 दोनों में सेम है, बोले B2 और B2 ये दोनों सेम है। बोले B1 कितने, बोले 1 है। B2 कितने हैं, बोले ये भी 1 है। और B2 और B2 कितने हैं, ये 2 है। बोले ये इसका क्या है, जीनोटाइप रेशियो, बोले ये इसका क्या है, फिनोटाइप रेशियो। बोले फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही अपने को कैसे मिले, समान मिले। बोले मवेशियों जो केटल के जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो रहते हैं वो दोनों ही कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। कैसे रहते हैं, दोनों ही इक्वल रहेंगे। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में एबी रुधिर समूह, बोले एबी रुधिर समूह, बोले ये भी क्या, किसका एग्जांपल है, बोले ये भी है कोडोमिनेंस का एग्जांपल। किसका एग्जांपल है, ये भी कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं, और क्या क्या है, बोले सिक्कल सेल एनीमिया का वाहक। बोले सिक्कल सेल एनीमिया जिसको होता है, बोले उसमें भी ये भी किसका एग्जांपल है, बोले ये भी एग्जांपल है किसका, कोडोमिनेंस का। किसका एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का। आगे अपन देखेंगे सिक्कल सेल एनीमिया और एबी ब्लड ग्रुप के बारे में, वहां पर अपन कंप्लीट इसकी डिटेल्स देखेंगे। देन अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी। अगला है मल्टीपल एलील। क्या है, मल्टीपल एलील, जिसको अपन क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं इसको, बहुयुग्म विकल्पी। बोले देखते हैं क्या होता है मल्टीपल एलील, क्या होता है, एक बार ध्यान देना सभी इधर। मल्टीपल एलील के बारे में देखते हैं, मल्टीपल एलील क्या होता है।
ठीक, करते हैं शुरू। एक जीन में दो से अधिक एलील की उपस्थिति बोले मल्टीपल एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मल्टीपल एलील। बोले एक जीन के अंदर जब एक से अधिक या दो, सॉरी, एक जीन के अंदर दो से जब अधिक अपने को क्या मिल जाए? एलील मिल जाए। बोले एक जीन में अपने को कितने एलील मिल रहे हैं? दो से अधिक एलील मिल रहे हैं। कितने एलील मिल रहे हैं? दो से अधिक एलील मिलते हैं। जब अगर एक जीन में अपने को दो से अधिक एलील मिल जाए तो उसे अपन क्या बोल देते हैं? मल्टीपल एलील बोल देते हैं। जैसे कि दो एलील जो है, ये दो एलील का जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। वहीं पर अगर अपन देखें तीन एलील, तो बोले अब यहाँ पर क्या बोले? एलील की संख्या जो है बढ़ गई। तीन एलील का जो जीनोटाइप रहेगा वो तीन एलील का जीनोटाइप अलग आएगा। समझ गए मेरी बात को? बोले अब यहाँ पर कितने एलील हो गए? तीन एलील हो गए। समझ गए? बोले जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी और एक और कैपिटल टी, है ना। बोले एक जीन पर कितने एलील उपस्थित है? एक जीन पर तीन एलील उपस्थित है। कितने एलील उपस्थित है? तीन एलील उपस्थित है। तो इसे अपन क्या बोल देंगे? मल्टीपल एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील। बोले एक जीन के दो से अधिक एलील की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति? बोले एक जीन के दो से अधिक एलील की उपस्थिति क्या कहलाती है? मल्टीपल एलील कहलाती है। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं मल्टीपल एलील के बारे में। बोले एक जीन के दो से अधिक एलील की उपस्थिति क्या कहलाती है? मल्टीपल एलील कहलाती है। बहुयुग्म विकल्पी उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते। बोले किसके किसके कारण उत्पन्न होते हैं? बोले मल्टीपल एलील जो है उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। बोले म्यूटेशन जो होता है, म्यूटेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो मल्टीपल एलील जो बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? म्यूटेशन के कारण बनते हैं। देन इसके बाद में बहुयुग्म विकल्पी समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर उपस्थित होती है। जो मल्टीपल एलील जो रहते हैं, बोले समजात गुणसूत्रों के समान लोकस, बोले जो सेम लोकस पर प्रेजेंट रहेगा। बोले क्या बोलेंगे? सेम लोकस पर प्रेजेंट रहते हैं। किस पर? बोले सेम लोकस पर प्रेजेंट रहते हैं। देन उसके बाद में बहुयुग्म विकल्पी के अध्ययन के लिए जनसंख्या का अध्ययन अनिवार्य है। इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें सभी। बोले बहुयुग्म विकल्पी के अध्ययन के लिए किसका? जनसंख्या का अध्ययन अनिवार्य है। एक द्विगुणित व्यक्ति में बहुयुग्म विकल्पी का अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि एक द्विगुणित व्यक्ति में एक जीन से अधिकतम दो एलील मिल सकते हैं। कितने एलील मिलते हैं अपने को? दो एलील। बोले एक द्विगुणित व्यक्ति में जो मल्टीपल एलील का अपन अध्ययन नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो द्विगुणित व्यक्ति होता है इसमें जो एक जीन रहता है, एक जीन से अधिकतम कितने एलील बनते हैं? दो एलील बनते हैं। कितने एलील बन सकते हैं? एक द्विगुणित व्यक्ति में से एक द्विगुणित व्यक्ति में से अपन जो मल्टीपल एलील की स्टडी नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यहां पर एक जीन में से अधिकतम कितने एलील मिलते हैं अपने को? बोले अधिकतम अपने को दो ही एलील मिलते हैं। कितने एलील मिल पाते हैं? दो ही एलील मिल पाते हैं। दो से अधिक एलील अपने को नहीं मिल पाते, इसलिए। ठीक है। बहुयुग्म विकल्पी के केस में एलील की संख्या बोले द्विगुणित व्यक्ति में तो दो रहेंगे, युग्मक में एक एलील रहता है, और जनसंख्या में सभी प्रकार के संभव होते हैं। बोले दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। बढ़े आगे। देन इसके बाद मल्टीपल एलील के जीनोटाइप का प्रकार एन, हाँ, एन ब्रैकेट में एन प्लस वन अपॉन में टू। एन जो है, एन क्या है? एलील की संख्या है। क्या है? एन जो है वो क्या है? एलील की संख्या। बोले इसका जो जीनोटाइप निकालने के लिए एन और ब्रैकेट में एन प्लस वन अपॉन में टू करेंगे तो अब क्या निकल करके आ जाएगा? मल्टीपल एलील निकल करके आ जाएंगे। बोले ये एन जो है, एन क्या है? एलील की संख्या है। क्या है? एलील की संख्या। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, मनुष्य में एबीओ रुधिर समूह। क्या है? एबीओ रुधिर समूह। बोले एबीओ, बोले कितने एलील हो गए? बोले तीन एलील हो गए। कितने एलील हो गए? तीन एलील हो गए। एबीओ रुधिर समूह जो है वो किसने देखा था? लैंड स्टीनर। किसने देखा था? लैंड स्टीनर देखा था। ठीक है। देन इसके बाद में रुधिर समूह का नियंत्रण आई जीन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जो ब्लड ग्रुप जो रहता है, ब्लड ग्रुप को किसके द्वारा देखा जाता है? आई जीन के द्वारा देखा जाता है। जो गुणसूत्र संख्या 9 पर उपस्थित होते हैं। कौन से नंबर के क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहते हैं? इंपोर्टेंट है, ध्यान देना सभी। जो गुणसूत्र समूह बोले आई जीन के द्वारा नियंत्रित करते हैं। जो ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आई जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बोले कौन से नंबर पर? बोले 9वें नंबर पर। गुणसूत्र कौन से गुणसूत्र? बोले गुणसूत्र संख्या 9 पर। कौन से पर? गुणसूत्र संख्या 9 पर उपस्थित रहता है। किसका? बोले कौन सा जीन उपस्थित रहता है? बोले एबीओ ब्लड ग्रुप का जो जीन है वो कौन से नंबर पर? 9वें नंबर पर होता है। आई जीन आरबीसी की सतह पर शर्करा अणु के संलग्नता का नियमन करती है, और इस जीन के कितने एलील होते हैं? तीन एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। ठीक है। देखो इधर ध्यान देना सभी।
बोले जो आई ए जो रहेंगे, आई ए जो रहेंगे कैसे रहेंगे, बोले डोमिनेंट रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। आई बी जो है ये भी कैसे है, बोले ये भी डोमिनेंट है और प्रभावी है। आई ओ जो रहेगा ये कैसा रहेगा, बोले ये रहेगा रिसेसिव। कैसा रहेगा, रिसेसिव। आप लोगों ने अगर ब्लड ग्रुप के बारे में आप देखा हो, आप लोग ब्लड ग्रुप के बारे में अगर जानते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोले कितने प्रकार के जो ब्लड ग्रुप का जो रुधिर समूह ए बी ओ, 3 प्रकार का जो रुधिर समूह अपने पास में, जिसमें आई ए जो ये डोमिनेंट रहता है, आई बी भी डोमिनेंट रहता है और आई ओ कैसा रहता है, रिसेसिव रहता है। क्लियर है सभी को। ये था एग्जांपल मनुष्यों में एबीओ रुधिर समूह किसका, मल्टीपल एलील का, जिसमें मैंने बताया एबीओ रुधिर समूह जो है वो किसके द्वारा देखा गया था, लैंड स्नेर के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था, लैंड स्नेर के द्वारा देखा गया था, जिसमें इन्होंने बताया कि जो रुधिर समूह जो है, रुधिर समूह का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, आई जीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आई जीन के द्वारा होता है, जो गुणसूत्र संख्या 9 पर उपस्थित होती है। कौन सा नंबर पर रहती है, प्रेजेंट 9 पर प्रेजेंट रहती है। देन इसके बाद में आई जीन आरबीसी की सतह पर शर्करा अणु के संलग्नता का नियमन करती है। इसमें जीन के 3 एलील होते हैं, जैसे आई ए, आई बी और आई ओ। जो आई ए जो जीन है ये डोमिनेंट है, आई बी कैसा है, डोमिनेंट है, और आई ओ कैसा है, रिसेसिव है। कैसा है, रिसेसिव है। बढ़े आगे। देन इसके बाद में अगला आता है प्लियोट्रोपिक जीन। कौन सा, प्लियोट्रोपिक जीन। एक बार अपन ब्लड ग्रुप के बारे में देख लेते हैं, कुछ बेसिक्स चीजें अपन ब्लड ग्रुप में देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 3 प्रकार के बताए, जो एग्जाम्पल दिया मैंने मल्टीपल एलील का। इसमें मैंने आप लोगों को मनुष्य में एबीओ रुधिर समूह के बारे में बताया था, जिसमें एबीओ रुधिर समूह जो है किसने देखा था, लैंड स्नेर के द्वारा खोजा गया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो रुधिर समूह है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, बोले आई जीन के द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित होता है, आई जीन के द्वारा। जो आई जीन है वो कौन से नंबर के गुणसूत्र पर होती है, 9 पर उपस्थित होती है। किस पर उपस्थित होती है, 9 पर उपस्थित होती है। आई जीन आरबीसी की सतह पर शर्करा अणु के संलग्नता का नियमन करती है। बोले इस जीन में कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं। तो अपन एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से एलील के द्वारा कौन कौन सा ब्लड ग्रुप अपने को देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपन इसके बारे में। चलो करें शुरू। देखो एक तरफ अपन लिख रहे हैं, एक तरफ अपन लिखेंगे जीनोटाइप के बारे में, एक तरफ अपन लिखेंगे इसका एंटीजन, और यहां लिखेंगे एंटीबॉडी, और यहां लिखेंगे इसका फिनोटाइप। फिनोटाइप है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप में अपन देखते हैं जीन, बोले कौन कौन से ब्लड ग्रुप के लिए कौन कौन सी जीन जो है वो प्रेजेंट रहेगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन में अगर अगर जीन रहे अपने पास में आई ए या आई ए और स्मॉल आई। अगर जीनोटाइप अपने को इस तरह का मिलता है तो इसमें जो एंटीजन रहेगा वो एंटीजन क्या रहेगा, बोले एंटीजन रहेगा ए, है ना। एंटीबॉडी रहेगी वो क्या रहेगी, बोले एंटीबॉडी रहेगी बी। बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बोले ब्लड ग्रुप इसका होगा कौन सा, टाइप ए। बोले इसका जो फिनोटाइप दिखेगा वो फिनोटाइप कैसा रहेगा, टाइप ए रहेगा। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं अगला एंटीजन, अगला एंटीजन देखते हैं जिसमें अपन देखते हैं आई बी, आई बी या फिर आई बी और आई है, स्मॉल आई।
इसमें जो एंटीजन रहने वाला है वो एंटीजन क्या रहने वाला है, बोले बी रहने वाला है। एंटीबॉडी क्या रहने वाली है, बोले ए रहने वाली है। क्या रहने वाली है, एंटीबॉडी ए रहेगी। और जो इसका ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, टाइप बी होगा। कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप टाइप बी होगा। देन इसके बाद में अपन देखते हैं, देन इसके बाद में अगला आता है, अगर अपने को जीनोटाइप मिले आई ए और आई बी, कौन सा जीनोटाइप मिले, आई ए और आई बी मिले, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो इसमें जो एंटीजन रहेगा वो एंटीजन कौन सा रहेगा, ए बी रहेगा। कौन सा रहेगा, ए बी। और एंटीबॉडी जो है यहाँ पर एंटीबॉडी क्या रहेगी, अब्सेंट रहेगी। क्या रहेगी, एंटीबॉडी अब्सेंट रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो फिनोटाइप मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ए बी फिनोटाइप मिलेगा। कौन सा फिनोटाइप मिलेगा, ए बी फिनोटाइप। अगर अपने को दोनों ही एंटीजन कैसे मिले, स्मॉल आई मिले। कौन से मिले, दोनों एंटीजन स्मॉल आई और स्मॉल आई। तो ऐसे सॉरी जीनोटाइप जो है वो कैसा मिले, स्मॉल आई और स्मॉल आई मिले। तो एंटीजन अपने को यहाँ पर कोई मिला क्या, नहीं। एंटीजन क्या है यहाँ पर, अब्सेंट है। क्या है, एंटीजन अब्सेंट है। और एंटीबॉडी जो रहेगी, बोले एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी कौन कौन सी मिलेगी, बोले ए भी रहेगी एंटीबॉडी, और कौन सी रहेगी, बी भी रहेगी। बोले ऐसी कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, बोले कौन से टाइप का होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। एंटीजन जो है कहां पर, बोले आरबीसी की सरफेस पर मिलेगा। एंटीजन अपने को कहां पर मिलेगा, आरबीसी की सरफेस पर। कहां पर मिलेगा अपने को एंटीजन, आरबीसी की सरफेस पर। बोले जीनोटाइप मैंने आप लोगों को जो जीनोटाइप बताया, इसमें मैंने बताया आई ए और आई स्मॉल आई। अगर ये अपन देखें तो इसका जो एंटीजन है वो क्या है, ए है। क्या है, एंटीजन ए। तो एंटीबॉडी क्या रहेगी, बोले एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के कैसे रहेगी, विपरीत रहेगी। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के कैसे मिलेगी अपने को, एंटीजन के हमेशा विपरीत। कैसी मिलेगी, एंटीजन की विपरीत मिलेगी। तो देखो एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी होगी क्या, नहीं, एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी। और अगर एंटीजन अगर एब्सेंट है तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या मिल जाएगी अपने को, ए बी मिल जाएगी। जो एंटीजन है उस एंटीजन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी होगा। अगर एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए बी होगा। और अगर एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। कौन सा होगा, ओ होगा। समझ में आई मेरी बात, ब्लड ग्रुप के बारे में समझ में आया आप लोगों को। तीनों एलील बताए मैंने आपको, तीन तरह के एलील, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, तीन तरह के मैंने आपको एलील बताए हैं। तीनों तरह के एलील से होने वाले जो ब्लड ग्रुप जो मिलने वाले हैं उन ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। और मल्टीपल एलील के बारे में बताया, जिसमें मल्टीपल एलील में कितने प्रकार के एलील मिले अपने को, तीन तरह के एलील मिले। कितने तरह के एलील मिले, तीन अपने को एलील मिले। बोले ये किसका बेस्ट एग्जाम्पल, बोले बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, बोले मल्टीपल एलील का बेस्ट एग्जाम्पल। किसका बेस्ट एग्जाम्पल मिला अपने को, मल्टीपल एलील का बेस्ट एग्जाम्पल है। बढ़े आगे। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है प्लियोट्रोपिक जीन। कौन सा है, प्लियोट्रोपिक जीन। तो करते हैं शुरू प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में। बोले प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है, एक जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करती है और बहुप्रभावी जीन कहलाती है। क्या कहलाती है, बहुप्रभावी जीन कहलाती है। बोले बहुप्रभावी जीन अनेक फिनोटाइपिक प्रभाव उत्पन्न करती है। देखो कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो एक जीन जो एक से अधिक, क्या कह रहा है, एक जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करे। जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करेगा तो उसे अपन क्या बोल देंगे, प्लियोट्रोपिक जीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्लियोट्रोपिक जीन। जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को उत्पन्न करेगा तो उसे अपन क्या बोल देंगे, प्लियोट्रोपिक जीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपिक जीन बोलेंगे। याद रहेगा सभी को, ठीक है। बोले प्लियोट्रोपिक अगर जीन रहेगा तो ये फिनोटाइपिक प्रभाव भी क्या करेगा, ज्यादा उत्पन्न करेगा। बोले एक से अधिक ये फिनोटाइपिक उत्पन्न भी क्या करेगा, बोले फिनोटाइप भी क्या करेगा, एक से अधिक उत्पन्न करेगा। जैसे कि अपने पास में सबसे बढ़िया उदाहरण है किसका, मटर के पौधे का। किसका, मटर के पौधे के बारे में तो देख लेते हैं अपन। जैसे क्या बताया, एक से अधिक लक्षण। बोले अगर मैं कहूं कि एक जीन है अपने पास में और ये एक जीन एक से अधिक लक्षण क्या करे, दिखाई दे, अगर एक से अधिक लक्षण का नियंत्रण करे तो ऐसी परिस्थिति को अपन क्या बोलेंगे, बोले एक दो और तीन लक्षण अगर उत्पन्न कर रहा है, बोले एक से अधिक लक्षण उत्पन्न कर रहा है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, प्लियोट्रोपिक जीन बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, प्लियोट्रोपिक जीन बोलेंगे। क्लियर है सभी को, क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपिक जीन बोलेंगे। बढ़ो आगे, ठीक है। जैसे कि अपने पास में सबसे बढ़िया उदाहरण है मटर के पादप के लिए। किसके लिए, मटर के पादप के लिए। जैसे कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, बोले एक जीन जो कौन कौन से मटर के कौन कौन से लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे कि मान लो पुष्प का रंग, क्या देखेंगे, पुष्प
का रंग, क्या देख रहे हैं, पुष्प का रंग देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं, बोले बीज का रंग, क्या देख रहे हैं, बीज का रंग। बोले एक और क्या लक्षण दिख रहा है साथ में, बोले लीफ एक्सिल पर, लीफ एक्सिल पर लाल बिंदु, क्या दिख रहा है अपने को, लीफ एक्सिल पर लाल बिंदु। बोले देखो कितने लक्षण हो गए, बोले 3 लक्षण हो गए। कितने लक्षण हो गए, 3 लक्षण हो गए। और जीन कितना है, बोले एक ही जीन है। कितना जीन है, एक जीन। बोले एक जीन जब 3 लक्षण को उत्पन्न कर रहा है क्या कहलाएगा, प्लियोट्रोपिक जीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लियोट्रोपिक जीन कहलाएगा। समझ में आया सभी को क्या होता है प्लियोट्रोपिक जीन। बोले जब एक जीन जो है एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करे तो इसे अपन क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। समझ में आया सभी को। देन इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। एक तो मैंने आपको बताया मटर के पादप में, बोले एक और अपन देख लेते हैं और क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल। जैसे कि मटर के पादप में अगर अपन देखें तो बीज का आकार और स्टार्च के कण, क्या देख सकते हैं, बीज का आकार और स्टार्च के कण। देखो बीज का जो आकार है या तो वो कैसा हो सकता है, गोल हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है। इतना अपन समझते हैं बीज का जो आकार है वो कैसा हो सकता है, गोल या फिर झुर्रीदार। बोले दूसरा अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि बीज का आकार क्या है, बीज का आकार। जैसे अगर अपन देखें बीज का आकार, प्लियोट्रोपिक जीन का अपन एग्जांपल देख रहे हैं। और प्लियोट्रोपिक जीन के एग्जांपल में अपन ने सबसे पहला जो एग्जांपल देखा है वो देखा, जैसे 3 लक्षण जो दिख रहा है, बीज का रंग, पुष्प का रंग, बीज का रंग और लीफ एक्सिल पर लाल बिंदु। जैसे अपन ने यहाँ पर देखा एक जीन कितने लक्षण शो कर रहा है, 3 लक्षणों को शो कर रहा है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूं तुम्हें बीज का आकार। जैसे बीज के आकार को लो तो बीज का आकार कैसा होता है, तो गोल रहेगा या फिर कैसा रहेगा, झुर्रीदार रहेगा। कैसा रहेगा, गोल या फिर झुर्रीदार। देखो 3 कंडीशन मेरे सामने आती है। देखो एक तो बीज कैसा है, अगर मैं इसका जीन देखूं तो एक तो मुझे जो बीज का आकार है वो मिलेगा कैपिटल बी और कैपिटल बी। एक मुझे मिलेगा कैपिटल बी और स्मॉल बी, एक मुझे मिलेगा स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब देखो ये जो बीज का आकार है बोले कैसा है, बोले ये गोल है। बीज कैसा है, बोले गोल, राउंड बीज है। कैसा है, राउंड बीज है। बोले अगला मैंने देखा कैपिटल बी और स्मॉल बी, बोले ये कैसा है, रिंकल्ड है। कैसा है, रिंकल। बोले कैसा, झुर्रीदार है। कैसा है, झुर्रीदार है। बोले यहां पर एक और मैंने देखा, सॉरी रिंकल नहीं, ये भी कैसा है, बोले ये भी है गोल। कैसा है, गोल। बोले राउंड बीज है। फिर इसके बाद में अपन देख रहे हैं अगला कैपिटल बी और स्मॉल बी। जब इसको देखा तो ये कैसा मिला अपने को, रिंकल्ड। कैसा मिला, रिंकल्ड। बोले इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, झुर्रीदार। क्या बोलेंगे, झुर्रीदार। समझ में आई बात। बोले बीज का आकार 3 तरह से हो सकता है, तो गोल हो सकता है ना, ये गोल, और एक और कौन सा है, झुर्रीदार। बोले कैपिटल बी और स्मॉल बी और स्मॉल बी। मतलब यहाँ पर अपने को कितने प्रकार मिले, बोले 3। एक जीन कितने लक्षण को शो कर रहा है, देखो 3 अलग अलग लक्षणों को दिखा रहा है ना। इसी तरह से स्टार्च के कण भी होते हैं। स्टार्च के कण में भी कितने प्रकार के होते हैं, या तो बड़े हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं, छोटे। बोले बीज के आकार में अगर अपन देखें तो स्टार्च के कण की वजह से क्या क्या हो सकता है, या तो बीज कैसे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बीज कैसे हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं, और बीज कैसे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। बोले ये 3 लक्षण देखो, ये 3 लक्षण। बोले एक जीन कितने लक्षणों को दिखा रहा है, बोले 3 लक्षणों को दिखा रहा है। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, प्लियोट्रोपिक जीन। क्या बोल दिया इसको, प्लियोट्रोपिक जीन बोल दिया। समझ गए मेरी बात को, समझ गए, बढ़े आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे रखा है, बोले अधिकांश अनुवांशिक रोग, जैसे कि उदाहरण के लिए फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, सिक्कल सेल एनीमिया हो गया। ठीक है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में, यहाँ पर देख लेना। बाकी का जो सिक्कल सेल एनीमिया है, जब मैं डिसीज पढ़ाऊंगा वहां डिसीज के अंदर बाकी के सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, अलिंग सूत्र अप्रभावी रोग, बोले ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। और इस रोग में बोले बीमारी कैसी है, बीमारी कैसी है, बोले ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोले इस रोग में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, बोले हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन रहेगी, बोले 6th अमीनो अम्ल जो है, बोले जो बीटा चेन जो रहेगी 6th अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाएगी। बोले 6 जो बीटा चेन जो है 6th पोजीशन पर, जो बीटा चेन के 6th पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड है, कौन सा एसिड, ग्लूटामिक एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड किस में परिवर्तन हो जाएगा, वेलिन में परिवर्तन हो जाएगा। बोले जो ग्लूटामिक एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड कहां पर है, बोले बीटा चेन के 6ठे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, 6ठे नंबर। बोले ग्लूटामिक एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड कहां पर है, बोले 6th नंबर, बोले 6th नंबर पर। और कौन सी चेन पर, बीटा चेन पर। कौन सी चेन पर, बीटा चेन।
बोले बीटा चेन के 6th नंबर पर प्रेजेंट है ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोले वेलिन में रिप्लेस हो जाता है। किस में रिप्लेस हो जाता है? ये वेलिन में रिप्लेस हो जाएगा। जब ये वेलिन में रिप्लेस हो जाएगा तो इसे अपन क्या बोल देंगे? बोले इसको अपन बोलेंगे सिक्कल सेल एनीमिया। क्या बोलेंगे? सिक्कल सेल एनीमिया। समझ में आई बात? क्या बोल देंगे इसको? सिक्कल सेल एनीमिया। जिसका कारण क्या है? बोले उत्परिवर्तन है। क्या है? उत्परिवर्तन, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन या फिर अनुपथन, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्जन। इसकी वजह से क्या होता है? जो ये जीन है, इस जीन में क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन। बोले कौन से? ग्लूटामिक एसिड जो है वो किस बदल जाता है? वेलिन में बदल जाता है। ठीक है। बीटा, हाँ, जो बीटा चेन की जो जीन है वो गुणसूत्र नंबर कौन से? 11 पर रहती है। बोले 11 नंबर के गुणसूत्र की जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन में भी छठे नंबर पर, बीटा चेन में भी कौन से नंबर पर? छठे नंबर पर प्रेजेंट रहता है कौन? ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड किस में बदल जाता है? वेलिन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वेलिन में। तो इसे अपन क्या बोल देते हैं? सिक्कल सेल एनीमिया। क्या बोल देंगे इसे? सिक्कल सेल एनीमिया। समझ में आया? बड़े आगे समझ में आए? तीनों एग्जांपल समझ में आए? 3 एग्जांपल बताए मैंने आप लोगों को। 3 एग्जांपल बताए प्लियोट्रोपिक जीन के। मैंने 3 एग्जांपल बताए। प्लियोट्रोपिक जीन में क्या बताया मैंने? बोले प्लियोट्रोपिक जीन में एक जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। बोले इसमें फिनोटाइपिक प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे कि एक मैंने यहाँ पर बताया, एक जीन जो है कितने लक्षण दिखा रहे? 3 लक्षण, जैसे पुष्प का रंग, बीज का रंग और लिप एक्सिल पर लाल बिंदु। फिर अगला मैंने आप लोगों को बताया जैसे बीज का आकार, जिसमें मैंने बीज राउंड बताया, राउंड और रिंकल्ड बताया। फिर मैंने बताया बीज बड़े हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं या फिर छोटे हो सकते हैं। फिर अगला अपन ने देखा अधिकांश आनुवंशिक रोग, जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिक्कल सेल एनीमिया। ऐसे कई बीमारियां हैं और भी। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? बाकी जब डिसीज पढ़ेंगे वहां पर मैं आप लोगों को बता दूंगा। बड़े आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो, जीन जीन अंतर क्रिया अपन देख रहे थे, और जीन अंतर क्रिया के अपन ने 2 प्रकार देखे थे। देखो वापस से पीछे चलते हैं। देखो यहां पर जीन अंतर क्रिया देख रहे हैं जिसमें एक जीन और 2 जीन अंतर क्रिया, जिसमें अपन ने अपूर्ण प्रभावितता, सप्रभावितता, बहुयुग्म विकल्पी और बहुप्रभावी जीन। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील और प्लियोट्रोपिक जीन चारों पढ़ लिए हैं। अब हम किसके एग्जांपल पढ़ रहे हैं? बोले 2 जीन अंतरजीनी के बारे में या फिर नॉन एलेलिक इंटरेक्शन के बारे में। तो इसमें कौन कौन सा आएंगे? बोले एक तो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन और एक आएगा क्या? एपिस्टेसिस। एक आएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री जीन और एक क्या आएगा इसमें? एपिस्टेसिस आएगा। तो करें शुरू कॉम्प्लीमेंट्री जीन और एपिस्टेसिस के बारे में। करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोले इस अंतर क्रिया में 2 अयुग्म विकल्पी जीन एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। बोले ऐसी इस प्रक्रिया में क्या होगा? बोले कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या होता है? बोले 2 अयुग्म विकल्पी जीन जो रहेंगे वो कितने लक्षण को नियंत्रित करेंगे? सिर्फ एक लक्षण को नियंत्रित करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा? लास्ट टॉपिक में अपन ने क्या देखा कि एक जीन जो है वो एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, पर यहां पर कुछ अलग है। बोले यहां पर दो अयुग्म विकल्पी जीन मिलकर के कितने लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं? एक लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं। तो इसे अपन क्या बोल देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। क्या बोल देंगे? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। बोले प्रभावी ट्रेट के प्रकट होने के लिए दोनों जीन के प्रभावी एलील का एक साथ उत्पन्न होना अनिवार्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ध्यान देना सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। अगर अपन देखें यहां पर देखते हैं कि बोले प्रभावी ट्रेट के प्रकट होने के लिए दोनों जीन जो है वो कैसी होनी चाहिए? दोनों जीन प्रभावी होने चाहिए। दोनों जीन के जो एलील हैं वो एलील कैसे होने चाहिए? प्रभावी। दोनों ही कैसे होने चाहिए? बोले कैपिटल टी और कैपिटल टी होने चाहिए। समझ गए मेरी बात को? दोनों ही कैसे होने चाहिए? दोनों जीन प्रभावी होने चाहिए, है ना। देन किसी भी जीन के दोनों प्रभावी एलील की अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप अप्रभावी अभिव्यक्ति होगी। भैया ध्यान देना सभी। बोले मान लो अगर दोनों कैसे रहे? कैपिटल टी और कैपिटल टी रहे तब तो अपने को प्रभावी दिखेगा, है ना। और अगर ये नहीं मिला तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या देखने को मिलेगी? बोले अप्रभावी अभिव्यक्ति देखने को मिलेगी। अप्रभावी अभिव्यक्ति देखने को मिलेगी। जैसे अप्रभावी अभिव्यक्ति कब दिखती है? जैसे कैपिटल टी और क्या हो? स्मॉल टी हो। क्या हो? कैपिटल टी और स्मॉल टी हो। समझ में आया? बड़े आगे
बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। बोले प्रभावी ट्रेड मैंने बताया आप लोगों को, जिसमें मैंने एक तरफ आपको बता दिया है, बोले कैसे होने चाहिए, दोनों एलील प्रभावी होने चाहिए, है ना। और अगर प्रभावी नहीं होंगे तो क्या दिखेगा अपने को, अप्रभावी अभिव्यक्ति होगी, जिसमें एक अगर कौन सा मिला, अगर अपने को एक अप्रभावी मिला तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, अप्रभावी जो है वो अभिव्यक्त होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या बेस्ट एग्जाम्पल, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना सभी, पूरक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो एग्जाम्पल है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो एग्जाम्पल है वो है लिथेरस ओडोरेटस। क्या है, लिथेरस ओडोरेटस। बोले क्या बोलेंगे, स्वीट पी। क्या बोलेंगे बच्चे, स्वीट पी। बोले स्वीट पी में पुष्प का रंग, स्वीट पी में पुष्प का रंग। बोले मोस्ट इंपोर्टेंट है लेथेर, हाँ लेथिरस ओडोरेटस। बोले किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। बोले पुष्प के रंग को कितने, दो जीन, बोले एक तो सी और एक पी। ध्यान देना बेटा, सी और पी, इन दोनों जीन के द्वारा पुष्प के रंग को निर्धारित करते हैं। बोले सी जीन और पी जीन से अपन क्या करते हैं, पुष्प के रंग को निर्धारित करेंगे। बोले देखो, अगर कैपिटल सी और कैपिटल पी होगा तो पुष्प का रंग कैसा होगा, बैंगनी होगा। कैसा होगा, पुष्प का रंग बैंगनी होगा। अगर कैपिटल सी और स्मॉल पी रहेंगे, कैपिटल सी और स्मॉल पी रहेगा तो पुष्प कैसा रहेगा, रंगहीन रहेगा। कैसा रहेगा पुष्प, यहां पर रंगहीन रहेगा। अगर स्मॉल सी और कैपिटल पी अगर है तो भी पुष्प का रंग कैसा रहेगा, बोले रंगहीन रहेगा, सफेद रंग का पुष्प रहेगा। बोले स्मॉल सी और स्मॉल पी रहेंगे तो भी पुष्प का रंग कैसा रहेगा, बोले सफेद या फिर रंगहीन रहेगा। कैसा रहेगा, सफेद या फिर रंगहीन रहेगा। अरे समझ में आया सभी को, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। चलो ये देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देख, जैसे कि देखो, जीन सी और जीन पी, ये भी आरएनए में, ये भी कहां पर, आरएनए में। बोले यहां पर एक एंजाइम, बोले कौन सा, बोले इधर से सबस्ट्रेट आता है, बोले यहाँ पर एंजाइम मिलता है, बोले क्या बनता है, क्रोमोजन बनता है। फिर वापस से यहाँ पर एंजाइम आता है, बोले क्या बनता है, एंथोसियानिन बनता है, जिससे रंग कैसा आता है, बोले बैंगनी रंग आता है। कौन सा रंग आता है, बैंगनी। बोले जीन सी आता है, बोले आरएनए से एक एंजाइम को भेजता है, बोले यहाँ से इधर से आता है सबस्ट्रेट, बोले क्या बनाते हैं दोनों मिलकर के, क्या बनाते हैं, क्रोमेजन बनाते हैं। जब क्रोमेजन बनता है तो फिर आता है जीन पी, जो आरएनए से एक एंजाइम को भेजता है। फिर क्या बनता है उससे, बोले इससे बनता है एंथोसाइनिन बनता है। जो एंथोसाइनिन लेता है, इससे पुष्प का रंग कैसा हो जाता है, बोले बैंगनी हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है, बैंगनी रंग हो जाता है। देख लेते हैं किस तरह से। बोले ये देखो, ये तो है कौन सी जनरेशन, बोले F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन। ये देखो F1 जनरेशन में अपन ने देखा, बोले ये तो है पेत्रक, ये दोनों क्या है इसके, बोले पेत्रक। जब पेत्रकों के बीच संकरण हुआ, एक बैंगनी पुष्प और एक सफेद पुष्प में जब संकरण कराया गया तो जब हमें पुष्प प्राप्त हुआ, कैसा मिला, पर्पल मिला। कैसा पुष्प मिला हमें, पर्पल मिला। देन इसके बाद में हमने वापस से संकरण करवाया F2 जनरेशन में। बोले जब F2 जनरेशन में सेल्फिंग हुई तो कैपिटल सी, कैपिटल पी, स्मॉल पी, इधर भी कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी। इधर आ जाओ, ये देख लो सभी यहां पर, कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, है ना, स्मॉल सी कैपिटल पी, और यहां पर क्या आएगा, स्मॉल सी और स्मॉल पी। देखो कैपिटल सी का कैपिटल सी से क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल सी, कैपिटल पी का कैपिटल पी से, तो कैपिटल पी। इसी तरह से इसका क्रॉस इसके साथ, इसके भी साथ, और सेम इसके लिए सेम इसी तरह से सभी का संकरण करवाएंगे। बोले इस सी का इस सी के साथ, इस पी का इस पी के साथ भी, फिर इस सी का इस सी के साथ भी, और इस पी का इसके साथ, फिर इस सी का इसके साथ और इस पी का इसके साथ, फिर ये वाले सी को इस सी से और ये वाले पी को इस पी से। तो इस तरह से अपने को यहाँ पर ये पीढ़ियां प्राप्त होगी। समझ गए बात को, है ना। ये आप लोगों को मैंने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर वहां पर बता रखा है। डाईहाइब्रिड क्रॉस मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो एक बार वहां पर जाकर देख ले कि डाईहाइब्रिड क्रॉस किस तरह से होता है। अब देखो, अब यहां पर जब अपन ने देखा, यहां पर जब अपन ने देखा तो अपने को देखो क्या क्या मिला, ध्यान देना सभी इधर देखना क्या क्या मिला। यहां पर जब अपन ने देखा, इंपॉर्टेंट है इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना। देखो हमें यहां पर देखना है कैपिटल सी और कैपिटल पी वाले पुष्प। मैंने आपको अभी बताया कि अगर कैपिटल सी और कैपिटल पी रहेगा तो जो पुष्प का रंग रहेगा वो कैसा रहेगा, बैंगनी रहेगा। कैसा रहेगा, बैंगनी रहेगा। देख लो, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी और कैपिटल पी। ये यहां पर भी कैपिटल सी और कैपिटल पी, फिर यहां पर भी कैपिटल सी और कैपिटल पी, फिर
यहां पर भी कैपिटल सी और कैपिटल पी, ये भी कैपिटल सी और कैपिटल पी, और कहीं पर है क्या? फिर इसके बाद में ये यहां पर भी कैपिटल सी और कैपिटल पी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 जो पुष्प हैं वो कौन से हैं? बैंगनी। कैसे हैं? बैंगनी। फिर देख लेते हैं सफेद पुष्प के बारे में, कैपिटल सी और स्मॉल पी और स्मॉल पी, देख लो कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल पी, एक कैपिटल सी स्मॉल पी, एक तो ये रहा, है ना, कैपिटल सी स्मॉल पी, एक ये रहा, कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल पी, एक ही रहा, कितने मिल गए? 3। 3 पुष्प ये कौन से हैं? सफेद हैं। फिर अपन देख लेते हैं स्मॉल सी और कैपिटल पी, स्मॉल सी और कैपिटल पी, स्मॉल सी और कैपिटल पी, और कहां पर स्मॉल सी और कैपिटल पी, मिल गए 3। बोले ये 3 पुष्प भी कैसे हो गए? सफेद हो गए। एक आखिरी बचा हुआ है जिसमें स्मॉल सी और स्मॉल पी, बोले ये भी पुष्प कैसा होगा? बोले ये भी होगा सफेद। कौन सा होगा? सफेद। ये देखो टोटल अपने पास में सफेद पुष्प कितने आए? 9, सॉरी कितने आए? 7। बैंगनी पुष्प कितने आए? 9। तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया? 9:7। कितना हो गया? 9:7। बैंगनी पुष्प कितने थे? 9 थे। और सफेद पुष्प कितने हैं? 7 हैं। तो 9 बैंगनी है और 7 सफेद है, मतलब अपना जो फिनोटाइपिक रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 9:7 रहेगा। फिर अपन बढ़ते हैं जीनोटाइपिक रेशियो में, तो देखो जीनोटाइप को देखो, बोले कौन कौन से हैं जो कैपिटल सी, कैपिटल पी और कैपिटल पी वाले हैं? तो भैया अपने को मालूम है कितना है? एक ही है, तो अपन ने लिख दिया 1। अब देख लेते हैं कैपिटल सी, फिर कैपिटल पी और स्मॉल पी, बोले ऐसे कितने मिलते हैं? ऐसे अपने को मिले हैं 2। कितने मिले हैं? 2। एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो क्या आ गया? 2। फिर वापस से इसी तरह से अगला निकालेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर 4, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 1, है ना। तो 1:2:2:4:1:1:2:1:1, ये क्या है? ये है इसका जीनोटाइपिक रेशियो। क्या है? जीनोटाइपिक रेशियो। लास्ट क्लास में मैंने समझा रखा है कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते अपन, समय नहीं बिगाड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को फिनोटाइपिक रेशियो मैंने लास्ट क्लास में बताया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख लेना जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो किस तरह से निकालते हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया है, बोले फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा? 9:7, और इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा? 1:2:2:4:1:1:2:1:1। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे, अरे बढ़ जाए आगे, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रबलता। क्या है? प्रबलता, एपिस्टेसिस। नेक्स्ट है एपिस्टेसिस। करें शुरू एपिस्टेसिस के बारे में। बोले एपिस्टेसिस जो है जीन इंटरेक्शन का लास्ट टॉपिक, जीन इंटरेक्शन का लास्ट टॉपिक है बेटा। जीन इंटरेक्शन जो जीन अंतर क्रिया है इसका लास्ट टॉपिक है। बोले ये दो जीन अंतराजीनी जो मैंने बताया था आपको, 2 जीन अंतरजीनी जो बताया था उसका सेकेंड जो टॉपिक है वो है, सेकेंड टॉपिक कौन सा है? बोले प्रबलता, एपिस्टेसिस। बोले इस अंतर क्रिया में, बोले देख लेते हैं एपिस्टेसिस क्या होता है। बोले इस अंतर क्रिया में एक अयुग्म विकल्पी जीन, इस अंतरक्रिया में एक अयुग्म विकल्पी जीन दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन के फिनोटाइपिक अभिव्यक्ति को रोकता या दबाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है सभी को। इस अंतरक्रिया में एक अयुग्म विकल्पी जीन, बोले एक अयुग्म विकल्पी जीन जो है, एक अयुग्म विकल्पी जीन जो है दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन के फिनोटाइपिक अभिव्यक्ति को रोकता है। बोले एक अयुग्म विकल्पी जीन जो रहेगा, बोले वो दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन के फिनोटाइप को क्या कर देगा? बोले दूसरे जीन के फिनोटाइप को क्या कर देगा? दबा देता है। तो इससे अपन क्या बोलते हैं? प्रबलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबलता। प्रबलता में क्या होता है? बोले इस अंतरक्रिया में एक अयुग्म विकल्पी जीन दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन के फिनोटाइप को क्या कर देता है? दबा देता है या फिर रोक देता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन क्या बोलते हैं? प्रबलता बोलते हैं। बोले प्रबलता कितने प्रकार की होती है सर? बेटा प्रबलता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होता है प्रबल जीन जिसको अपन एपिस्टेसिस जीन बोलते हैं, और एक होता है अप्रबल जीन जिसे अपन हाइपोस्टेटिक जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टेटिक जीन बोलते हैं। बोले प्रबल जीन जो रहते हैं वह जीन जो दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करते हैं या फिर रोकते हैं। ऐसे जीन प्रबल जीन कौन से होते हैं? जीन दैट ब्लॉक द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। ऐसे जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रबल जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल जीन। फिर आते हैं कौन से? हाइपोस्टेटिक जीन या फिर अप्रबल जीन। कौन से? हाइपोस्टेटिक जीन या अप्रबल जीन। वह जीन जिसकी अभिव्यक्ति को दबाया जाता है। बोले देखो इधर अपन ने देखा कि एक जीन
क्या जो प्रबल जीन है वो क्या कर रहा है, बोले अप्रबल जीन की अभिव्यक्ति को क्या कर रहा है, दबा रहा है, दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबाता है तो उसे प्रबल जीन बोलते हैं। अब जो दब रहा है, जो जीन दब रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति को दबाया जा रहा है, वो कौन सा है, बोले वो है अप्रबल जीन। वो कौन सा है, अप्रबल जीन। बोले वह जीन जिसकी अभिव्यक्ति को दबाया जाता है उसे अपन क्या बोल देते हैं, अप्रबल जीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अप्रबल जीन। बोले प्रबल जीन किसको दबाता है, बोले अप्रबल जीन को दबाता है। समझ गए बात को, ठीक है। जो प्रबलता होती है, प्रबलता कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक प्रभावी प्रबलता और एक अप्रभावी प्रबलता। बोले एक को बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक को बोलते हैं अपन क्या, रिसेसिव एपिस्टेसिस। क्या बोलते हैं, एक तो है डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक कौन सा है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। कौन सा है, रिसेसिव एपिस्टेसिस। बढ़े आगे, करें शुरू। एक है डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक है रिसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, करें शुरू। डोमिनेंट एपिस्टेसिस से 1 मिनट देख लेते हैं। ये रहा, रिसेसिव एपिस्टेसिस आ गया था यहाँ पर। ये है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। करें शुरू। डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो है, बोले इसमें क्या होता है, बोले इस अंतर क्रिया में एपिस्टेटिक जीन का प्रभावी एलील दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन की अभिव्यक्ति को दबाता है। बोले क्या बोल रहे हैं, बोले इस अंतर क्रिया में एपिस्टेटिक जीन का प्रभावी एलील, बोले एपिस्टेटिक जीन का जो प्रभावी एलील रहेगा वो दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन, बोले हाइपोस्टेटिक जीन की अभिव्यक्ति को दबाता है। बोले एपिस्टेटिक जीन जो है ये किसको सप्रेस करता है, हाइपोस्टेटिक जीन को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो इस प्रकार की प्रबलता को अपन क्या बोल देते हैं, प्रभावी प्रबलता। मतलब जो प्रभावी है वो किसके ऊपर प्रभाव डालता है, अप्रभावी के ऊपर प्रभाव डालता है अपना, है ना, उसको क्या कर देता है, दबा देता है। जो प्रभावी जो है एपिस्टेटिक जीन जो है ये किसको सप्रेस कर देता है, हाइपोस्टेटिक जीन को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है, इसकी अभिव्यक्ति को क्या कर देता है, दबा देता है। तो इसे अपन क्या बोल देते हैं, प्रभावी प्रबलता। क्या बोल देते हैं, प्रभावी प्रबलता बोल देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए समर स्क्वेश, क्या है, समर स्क्वेश, है ना, जिसको अपन बोलते हैं कुकुरबिटा टिपो, हाँ, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में कुमड़ा में फल का रंग। जैसे कि दो तरह से हो सकता है फल का रंग, या तो येलो हो सकता है या फिर फल का रंग कैसा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। अगर फल का रंग येलो है तो अपन वाई, कैपिटल वाई लिखेंगे, और अगर ग्रीन है तो क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई लिखेंगे। जैसे यहाँ पर प्रबल जीन के लिए दे रखा है कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, है ना। अपन देख लेते हैं प्रभावी प्रबलता। प्रभावी प्रबलता में अपन क्या देख रहे हैं, बोले जो फल का रंग है, देखो एक तो अपन देख रहे हैं फल का रंग और एक अपन देख रहे हैं क्या, प्रबल जीन। देखो ध्यान देना सभी इधर। बोले अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं क्या, प्रभावी प्रबलता। प्रभावी प्रबलता में क्या क्या होगा, बोले अगर कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई होगा, क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल। बोले इधर से प्रभावी जीन को लिया, इधर से अपन ने किसको लिया, फल के रंग को लिया। तो प्रभावी जीन के लिए क्या है, डब्ल्यू यूज कर रहे हैं, और अपन फल के रंग के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वाई इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो अगर कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई होगा तो जो फल का जो रंग रहेगा वो कैसा रहेगा, सफेद रहेगा। कैसा रहेगा, फल का रंग सफेद रहेगा। अगर अपन देखें तो फल का रंग जो है वो कैसा रहेगा, सफेद रहेगा। स्मॉल डब्ल्यू और अगर कैपिटल वाई मिला तो फल का रंग कैसा रहेगा, येलो रहेगा। फिर अगर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई और स्मॉल वाई होगा तो भी फल का रंग कैसा रहेगा, सफेद रहेगा। और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई अगर होगा तो फल का रंग कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फल का रंग ग्रीन। देखो कंडीशन समझना, कैपिटल डब्ल्यू होगा तो फल कैसा रहेगा, सफेद रंग का रहेगा। स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई होगा तो फल का रंग कैसा होगा, येलो होगा। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई होगा तो फल का रंग कैसा होगा, सफेद होगा।
है ना, और स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वाई होगा तो फल का रंग कैसा होगा, ग्रीन होगा, कैसा होगा, ग्रीन होगा। समझ गए मेरी बात को? बड़े आगे चलो, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, की कंसेप्ट देख लेते हैं। और जैसे प्रभावी प्रबलता में डोमिनेंट एपिसिस, देखो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये तो है पेत्रक। पेत्रक से जब F1 जनरेशन प्राप्त होती है, सभी को पता है क्या जनरेशन प्राप्त होगी, मैंने कई बार ये आ गया है, सिमिलर चीजें हैं, बस सिर्फ यहाँ पर वर्ड चेंजेस हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेल्फिंग होगी तो वहां अभी मैंने आपको लास्ट में बताया है, देखो अभी मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया है, एक बार अपन इसको करके देख लेते हैं। देखो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई, फिर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, है ना, स्मॉल डब्ल्यू सॉरी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। चलो करते हैं क्रॉस करके देखते हैं। जब कैपिटल डब्ल्यू के साथ करेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू मैच करते रहना सभी, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर भी कैपिटल वाई, ठीक है बराबर है। फिर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, फिर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई बराबर। फिर इसके बाद में कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, है ना, फिर स्मॉल डब्ल्यू सॉरी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, फिर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। एक बार चेक कर लेना बराबर है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना। बड़े आगे देख लेते हैं एक बार क्या बताना चाह रहे हैं। फिनोटाइपिक रेशियो में देखते हैं। देखो हमने देखा था कि कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई होगा तो पुष्प कैसा होगा, व्हाइट कलर का। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई होगा तो भी पुष्प कैसा होगा, व्हाइट कलर का। स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल वाई होगा तो पुष्प कैसा होगा, येलो, और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई होगा तो पुष्प कैसा होगा, ग्रीन कलर का। तो देख लेते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई। देखो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू और ये भी कैपिटल वाई, ठीक है, ये भी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, ये भी कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई। और कहां पर है, एक रहा कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल वाई, बस इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 9 तो ये हो गए, ठीक है। इसके बाद में कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, फिर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल वाई, 1 2 3, तीन ये है ना, 3 इसके साथ में ये। अब फिर इसके बाद में अगला स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल वाई, तो स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल वाई देख लेते हैं। एक तो ये रहा, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 3, तो 3 ये,
और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई एक रहा। देखो मैं अभी लास्ट में अपन ने देखा था कि कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, ये पुष्प कैसा होगा, वाइट। स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई, ये पुष्प भी कैसा होगा, वाइट। और सॉरी नहीं, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई, तो ये पुष्प कैसा होगा, वाइट। स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई, ये पुष्प जो रहेगा ये कैसा होगा, येलो। स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये पुष्प कैसा रहेगा, ग्रीन। तो अपन ने यहां पर मैच कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। ये तो कौन सा था, ये था वाइट। ये भी कौन सा था, ये भी था वाइट। ये कौन सा था, ये था येलो। और ये कौन सा है, ये है ग्रीन। कौन सा है, ग्रीन। व्हाइट कितने हैं, 9 + 3 12। 12 जो है वो व्हाइट है, 3 जो है वो कौन से हैं, येलो है, और एक जो है वो कैसा है, ग्रीन है। मतलब इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 12:3:1 आएगा। क्या आएगा, 12:3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो तो आप लोगों को पता ही है, जीनोटाइपिक रेशियो हर बार वही सिमिलर आता है ना। ये आपको मैंने पिछली बार बताया था, बोले जीनोटाइपिक रेशियो क्या रहेगा, 1:2:2:4:1:1:1:2:1। फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो मैंने पहले भी निकालना आप लोगों को सिखा रखा है, किस तरह से जीनोटाइपिक रेशियो निकाला जाता है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं किस तरह से जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो तो सिमिलर है, बस सिर्फ क्या बदलने वाला है, फिनोटाइपिक रेशियो जो है ये बदल जाता है। ये कितना होगा, 12:3:1:1 हो जाता है। क्लियर है सभी को, बढ़े आगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं अप्रभावी प्रबलता। बोले इसको अपन क्या बोलते हैं, रिसेसिव एपिस्टेसिस। इस अंतर क्रिया में एपिस्टेटिक जीन का अप्रभावी एलील दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन हाइपोस्टेटिक जीन की अभिव्यक्ति को दबाता है। बोले इसमें क्या होता है, बोले अप्रभावी एलील जो रहेगा, अप्रभावी एलील क्या करेगा, बोले दूसरे अयुग्म विकल्पी जीन जो हाइपोस्टेटिक जीन है इसकी अभिव्यक्ति को दबाता है। बोले एपिस्टेटिक जीन जो है, एपिस्टेटिक जीन किसको दबाएगा, बोले हाइपोस्टेटिक जीन को क्या करेगा, हाइपोस्टेटिक जीन की अभिव्यक्ति को दबाता है। जैसे कि यहां पर अपन लेते हैं जीन सी और जीन ए। देखो जीन सी जो है एल्बिनो जो है, जीन सी आएगा तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लैक। और जीन ए आएगा तो कैसा कलर हो जाएगा, एगोटी। कैसा हो जाएगा, एगोटी। ये किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, चूहे के बालों के रंग के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, चूहे के बालों के रंग के लिए। एल्बिनो रहता है, एल्बिनो से जीन सी आता है तो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। जीन ए आता है तो कैसा हो जाता है, एगोटी हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन यहां पर लेते हैं सी और ए को। देखो अगर कैपिटल सी और अगर कैपिटल ए रहेगा, मतलब जीन सी भी आया और जीन ए भी आया तो कैसा रहेगा, चूहे के बाल कैसे, एगोटी होंगे। ठीक है, अगर स्मॉल सी और अगर कैपिटल ए आएगा तो कैसे रहेंगे, एल्बिनो रहेंगे। कैसे रहेंगे, एल्बिनो। देखो स्मॉल सी है तो कैसे रहेंगे, एल्बिनो रहेंगे, क्योंकि जीन ए जो है ये क्या कब आया, बाद में आया, तो इसलिए कैसे रहेंगे, ये एल्बिनो वाले रहेंगे। फिर कैपिटल सी और स्मॉल ए रहेंगे। अगर दोनों देखो ये प्रभावी अगर है तो ये किस पर प्रभाव डालेगा, इस अप्रभावी पर प्रभाव डालेगा, तो इसकी वजह से कैसे रहेंगे, ब्लैक रहेंगे। स्मॉल सी और स्मॉल ए तो कैसे रहेंगे, एल्बिनो रहेंगे। कैसे रहेंगे, एल्बिनो। मतलब जो फिनोटाइपिक रेशियो जो निकल कर के आता है वो क्या निकल कर आता है, 9:3:4। और जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो तो सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:1:1:2:1 रहेगा। समझ गए, ठीक है, वही सिमिलर वही है, सारी चीजें सेम है। बस सिर्फ यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो जो है क्या होने वाला है, बदलने वाला है। बोले फिनोटाइपिक रेशियो में क्या क्या आएगा, बोले फिनोटाइपिक रेशियो देखो कैसे निकालेंगे। बोले कैपिटल सी कैपिटल ए अगर रहेगा तो वो एगोटी है। कैपिटल स्मॉल सी और कैपिटल ए अगर रहेगा तो वो एल्बिनो है। अगर कैपिटल सी स्मॉल ए है तो वो ब्लैक है। स्मॉल ए है तो वो भी कैसा है, एल्बिनो है। ठीक है, तो एल्बिनो अपने पास कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, और ब्लैक अपने पास कितने हो गए, 3 हो गए। एगोटी अपने पास कितने हैं, 9 है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 9:3:4 हो गया। क्या हो गया, 9:3:4 हो गया। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ठीक है, देन इसके बाद में अपन देखेंगे पॉलीजेनिक या फिर मात्रात्मक वंशागति, जिसको अपन देखेंगे नेक्स्ट अगले टॉपिक के अंदर, जिसको अपन पॉलीजेनिक या फिर मात्रात्मक वंशागति। अभी अपन ने देख लिया है, किसके बारे में देखा, अभी अपन ने देख लिया है पूरा मल्टीपल एलील के बारे में। मल्टीपल एलील के जो टाइप थे, मल्टीपल एलील के बारे में अपन ने पूरा डिटेल्स में देख लिया है। क्या क्या होता है मल्टीपल एलील में, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं।
सॉरी मल्टीपल एलील नहीं, जीन अंतर क्रिया है ना, जीन अंतर क्रिया। जीन अंतर क्रिया में मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक तो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील और प्लियोट्रोपिक जीन, ये पढ़ा दिया था। फिर इसके बाद में अपन ने देख लिया कॉम्प्लीमेंट्री जीन और एपिस्टेसिस, प्रबलता, इन दोनों के बारे में अपन देख चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे बहुजीनी या फिर पॉलीजेनिक, जिसको अपन बोलते हैं मात्रात्मक वंशागति। क्या बोलते हैं, मात्रात्मक वंशागति। देन इसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में मात्रात्मक वंशागति के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी चीज समझ में आई होगी। हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन सारी चीजें देखी हैं, जो आपके पीएनएसटी और एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, पीवीएफटी के लिए और एएनएम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी पहले जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखें, जहां पर मैंने डिटेल्स में बता रखा है। सबसे पहले जो जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी, फिर मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता रखा है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बता रखा है। देन इसके बाद में मैंने बताया जो जीन अंतर क्रिया है इसके बारे में। ठीक है, जीन इंटरेक्शन जो है इसमें मैंने आप लोगों को कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, मल्टीपल एलील और प्लियोट्रोपिक जीन, फिर एक तरफ मैंने एपिस्टेसिस और प्रबलता पढ़ाई है, एक जीन और दो जीन अंतर क्रिया, इनके बारे में बताया था। आप लोग एक बार पहले डिटेल से सारे जो 1 बाय 1 जो वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं, उनको क्लियर डिटेल से देखें, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी। थैंक यू।